नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नचिकेता एकेडमी में। और आज के वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में परिचय, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन ये सब देखा था। और आज के वीडियो में हम दोस्तों महत्वपूर्ण नगरों को देखेंगे। महत्वपूर्ण नगरों में हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, इन सभी नगरों को देखेंगे। इसके साथ ही नगर योजना को देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, नगर विभाजन कैसा था, ग्रिड पद्धति का आपने सुना होगा वो क्या था, इन सब के बारे में नगर योजना में देखेंगे। और लास्ट में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को के कारणों को देखेंगे कि पतन के प्रमुख क्या क्या सिद्धांत रहे हैं, इन सब को देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप सब इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नगर है वो हड़प्पा है। सबसे पहले खोज भी इसी की हुई थी, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, आप सबको पता होगा। तो इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा हुई थी। और इसका जो वर्तमान अभी स्थान है वो कहाँ है? पंजाब के पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, ये जो है रावी नदी के किनारे पे है। और रावी नदी के किनारे ये कौन से तट पे है? तो ये रावी नदी के बाएं किनारे पे है। कौन से किनारे पे है दोस्तों? बाएं किनारे पे है। ठीक है, इस साइड में एक्स्ट्रा फैक्ट लिख रहा हूँ, इसको आप लोग अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें। तो रावी नदी के ये बाएं किनारे पे थी। कौन से किनारे पे? बाएं किनारे पे थी। अब यहाँ से प्राप्त प्रमुख वस्तुओं को देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, कांसे का इक्का मिला। दूसरी वस्तु यहाँ से जो मिली वो शंख का बना बैल मिला। तीसरा वस्तु जो यहाँ से मिला वो बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है एक। फिर गेहूं एवं जौ के दाने भी मिले हैं। विशाल अन्नागार मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार जो है यहाँ पे मिला है। और 2 कमरे का एक बैरक भी मिला है। वृत्ताकार एक चबूतरा भी मिला है और R37 कब्रिस्तान मिला है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है वो R37 ये क्वेश्चन में पूछ देता है, कांसे का इक्का क्वेश्चन में पूछ देता है, अन्नागार से क्वेश्चन पूछ देता है और बैरक से क्वेश्चन पूछ देता है। ये हालांकि सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब है जो PYQ है, पूछे हुए क्वेश्चन है यहाँ से। अब देखिए, आप सब देख रहे होंगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि जो विजुअलाइज होता है ना वो चीजें जल्दी याद रहती है, इसलिए मैंने हर वस्तु से जुड़ा हुआ ये तस्वीर भी आपके सामने दे दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर फिर भी नहीं याद हो रहा है दोस्तों तो इसका एक तरीका है, आप इसको ऐसे याद करिएगा कि कांसे का सिक्का। अब कांसे का सिक्का है तो ये ऐसे तो चलेगा नहीं, कांसे का सिक्का इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? बैल चाहिए। तो शंख का बना बैल। अब बैल चाहिए तो अब इस इक्के को चलाएगा कौन? तो मछुआरा, याद रखिएगा, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। अब इक्का है, उसको बैल बैल चाहिए और उसको चलाने के लिए मछुआरा मिल गया। तो अब उस पे जाएगा क्या? तो गेहूं और जौ उस पे जा रहा है। उसमें लदा हुआ क्या है? गेहूं और जौ। अब इसको लेके ये कहाँ जाएगा? अन्नागार में जाएगा रखने के लिए, तो विशाल अन्नागार। अब उस अन्नागार में क्या है? सुरक्षा के लिए 2 कमरे का बैरक बना हुआ है। ठीक है। और उसी बैरक के आगे एक वृत्ताकार चबूतरा भी है जिस पर अनाज को उतारा जाएगा। और इस अन्नागार के पीछे एक कब्रिस्तान भी बना हुआ है। ऐसे अगर याद रखिएगा ट्रिक बनाकर तो आपको याद करने में आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरे नगर की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा सभ्यता का है। और इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये जो है दोस्तों वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और ये सिंधु नदी के क्या है? सिंधु नदी के किनारे है, और सिंधु नदी के दाहिने किनारे पे है। कौन से किनारे पे है? दाहिने किनारे पे है। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इससे फायदा ले रहे होंगे। इसके बाद आप लोग जरूर MCQ सीरीज देख ले जो वीडियो चैनल पे आपको अवेलेबल है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो वो जरूर एक बार देख ले, वहां आप क्वेश्चन जाके जरूर बना लें। अब आते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख वस्तुओं को देखते हैं। तो यहाँ से पुजारी की मूर्ति मिली। यहाँ से पुजारी की मूर्ति मिली।
कुम्हार का जो है भट्ठा मिला, यहाँ पे कुम्हार लिख गया, गलत आ गया है, इसको कुम्हार पढ़िएगा। कुम्हार का भट्ठा मिला है। विशाल स्नानागार मिला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विशाल अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुआ है, तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है। सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। गीली मिट्टी पर कपड़े के निशान मिले हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पशुपति की मोहरों पर पशुपति की आकृति की मूर्ति मिली है, ये मोहरों पर उकेरी हुई मिली है। हाथी का कपाल खंड मिला है। महाविद्यालय भवन मिला है और कांसे की नर्तकी मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो इंपॉर्टेंट मैंने टिक किया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विशाल स्नानागार पूछा जा चुका है, कांसे की नर्तकी पूछा जा चुका है, इसके बाद मातृ देवी की मूर्ति पूछा जा चुका है, पुजारी की मूर्ति पूछ लेता है, इसके बाद जो है पशुपति वाला पूछ लेता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब इसको याद करने का एक मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ, बाकी आगे फिर आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले है पुजारी की मूर्ति, तो बस आपको पुजारी की मूर्ति याद रखना है। ठीक है, तो ये पुजारी की मूर्ति है। अब पुजारी है तो ये पुजारी क्या जाएगा, कुम्हार के पास जाएगा। कुम्हार के पास जाएगा पूजा के सामान को लेने के लिए। हमारे यहाँ जाते हैं ना कुम्हार के पास मिट्टी की बर्तनें लेने के लिए, तो पुजारी कुम्हार के पास जाएगा, ये पूजा का सामान लेगा, दिया बाती सब लेगा। इसके बाद ये जाएगा विशाल स्नानागार में स्नान करने, पूजा से पहले नहाएगा ना, तो स्नानागार जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये अपना कपड़ा पहनेगा, सूती वस्त्र का ये कपड़ा पहनेगा। ठीक है, तो ये सूती वस्त्र का टुकड़ा हो गया। अब जो है गीली मिट्टी पर कपड़े के निशान, अब इसने कपड़ा पहना, तो उसने जो कपड़ा रखा था सूती वस्त्र का, तो वहां पे निशान हो जाएगा कपड़ा का, तो गीली मिट्टी पर कपड़े के निशान। अब ये जाएगा मातृ देवी की मूर्ति, यानी पूजा करने के लिए ये देवी के पास जाएगा, तो मातृ देवी की मूर्ति हो जाएगा। वहां पे इस ये मातृ देवी की पूजा करने के साथ पशुपति की भी पूजा करता है। पशुपति आप लोग जानते होंगे कि महादेव को कहते हैं, तो ये पशुपति की भी पूजा करेगा। और हाथी के कपाल खंड से ये जो है, तो इसे याद रखिएगा कि हाथी पर बैठकर ये फिर महाविद्यालय की तरफ जाएगा, जहाँ पे वो नर्तकी का नृत्य देखेगा। तो इससे आपको याद करने में आसान होगा। पुजारी बस याद रहेगा तो आपको पूरा ये सीक्वेंस अगर जो मैंने समझाया है, इसको एक बार और आप सुन लीजिएगा, तो ये आपको स्वतः याद हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है लोथल है। नेक्स्ट क्या है, लोथल है। तो लोथल को अब हम लोग देखेंगे, मोहनजोदड़ो हमने देख लिया, लोथल को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है। लोथल में दोस्तों, लोथल की खोज जो है वो SR राव ने की है 1954-55 में। और देखिए, खोजकर्ता में जो है एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक होता है खोजकर्ता और एक होता है विस्तृत खुदाई। तो यहाँ पे जो जिन्होंने विस्तृत उसकी उसका पुरातात्विक साइट का खुदाई किया है, उसके बारे में हमने लिखा है। बाकी हो सकता है कि आप अलग भी नाम पढ़े हो, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, वो हो सकता है कि प्रारंभिक खोज करता हो। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका वर्तमान स्थल है गुजरात में। गुजरात में ये भोगवा नदी के किनारे है, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। अब यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हैं इसको देख लीजिए। तो यहाँ से अग्निकुंड या हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य जो है दोस्तों कालीबंगन से भी मिला है। ठीक है। तो यहाँ से अग्निकुंड या हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य मिला है। चावल के साक्ष्य में यहाँ पे धान की भूसी मिला था। क्या मिला था, धान की भूसी मिला था। धान की भूसी। ठीक है। इसके बाद बाजरा मिला, बाजरा का साक्ष्य मिला। घोड़े का टेराकोटा की मूर्ति मिला। अब टेराकोटा क्या होता है, तो टेराकोटा होता है, टेराकोटा क्या होता है, तो टेराकोटा होता है मिट्टी, मिट्टी का आग में पका हुआ। ठीक है। मिट्टी का खिलौना या मूर्ति जो आग में पका हुआ हो। ठीक है, उसको हम टेराकोटा बोलते हैं। फिर यहाँ से डॉकयार्ड मिला, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, पतन भी बोलते हैं। फारस की मुहरें मिली। अब फारस क्या था, तो फारस जो है ईरान का प्राचीन नाम है। फारस किसका प्राचीन नाम है, फारस जो है वो ईरान का प्राचीन नाम है। ठीक है। ये सब मैं मिटा देता हूँ, आप लोग अपना नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है। तो फारस जो है, फारस क्या है,
फारस क्या है? फारस है ईरान का प्राचीन नाम। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना बना था। अब ये क्यों मिला होगा, क्या होगा इसका यूज? तो इसका यूज हो गया होगा आयात निर्यात में, वस्तु विनिमय प्रणाली में। और 3 युगल समाधियां मिली थी। 3 युगल समाधियां जो है मिली थी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें आप लोग, ये पीवाईक्यू है, 3 युगल समाधि। घोड़े का टेराकोटा मूर्ति, ये पीवाईक्यू है। बंदरगाह पीवाईक्यू है। अग्निकुंड पीवाईक्यू है। ठीक है, चावल भी, यानी कि सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये काफी अच्छा लग रहा होगा लेक्चर। आप लोगों का कोई भी सुझाव हो तो उसको आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब चनहुद्रों को देखते हैं। तो चनहुद्रों का जो खोज है वो किया था, चनहुद्रों की खोज को किसने किया था? एनजी मजुमदार ने। एनजी मजुमदार ने चनहुद्रों का खोज किया था 1931 में। ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के बाएं किनारे पे है। ये सिंधु नदी के कहाँ पे है? ये बाएं किनारे पे है। ठीक है, बाएं किनारे पे है। एक मिनट दोस्तों, सिंधु नदी के बाएं किनारे पे है ये, बाएं किनारे पे है। ये आप देख सकते हैं, चनोदरों का फिगर भी एक मैंने दिया हुआ है। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से दावात का पात्र मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, खिलौने मिले हैं, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पांव के निशान मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में है। वक्राकार ईंटें मिली हैं और मनके का कारखाना मिला है। चनहुद्रो जो था ना दोस्तों, वो शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध था। शिल्प के काम के लिए, शिल्प कार्य के लिए ये क्या था? शिल्प कार्य के लिए प्रसिद्ध था। और ये मोहनजोदड़ो से नजदीक था। और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो शिल्प कार्य है उसका ये प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कालीबंगन को देखते हैं। कालीबंगन जो है, इसकी खोज बीबी लाल ने की है 1960-61 में। ये वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे है? घग्गर नदी के किनारे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से प्राक व परिपक्व हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं। अब हड़प्पा सभ्यता को जो है 3 चरणों में इतिहासकारों ने विभाजित किया है। वो चरण क्या है? तो वो चरण है प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। तो ये 3 चरणों में बांटा है। तो ये जो 2 चरण है, प्राक और परिपक्व, इसके साक्ष्य जो है मिले हैं कालीबंगन से। यहाँ पे खराब जल निकासी प्रणाली मिली है। तो जहाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे आगे नगर योजना में कि ये जल निकास प्रणाली इसकी खास विशेषता थी, वहीं कालीबंगन का जो जल निकास प्रणाली था वो खराब थी। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है। अधिकांश निर्माण यहाँ पे कच्ची ईंटों से हुआ था। यहाँ पे हल रेखा के साक्ष्य मिले हैं। तो हल रेखा का साक्ष्य मिला है, तो इससे आप ये भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि खेती का जो है, कृषि का यहाँ से प्रारंभिक साक्ष्य मिला है। इसके बाद यहाँ से टाइल्स मिले हैं। टाइल्स यानी कि चिकनी ईंट मिली है। यहाँ पे पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि तथा दाह संस्कार तीनों के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से एक युगल समाधि। तो 3 युगल समाधि हमने कहाँ पढ़ा था? 3 युगल समाधि हमने पढ़ा था लोथल में। 3 युगल समाधि हमने लोथल में पढ़ा था। कालीबंगन में हमने एक युगल समाधि पढ़ा है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, बनावली पे आते हैं। तो बनावली जो है वो RS बिस्ट का खोज है 1974 में। फतेहाबाद हरियाणा में है ये। और घग्गर नदी के किनारे है, जो सरस्वती की सहायक नदी है। अब यहाँ से जो प्राप्त वस्तु है उसमें देखिए, व्यक्ति की हालत यहाँ से मिली है। मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियां मिली है, वही पिरामिड वाला। तिल सरसों जौ के साक्ष्य मिला और बाण का अगला हिस्सा इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा हुआ पीवाईक्यू में है। पीवाईक्यू में पूछा हुआ है बाण का अगला हिस्सा। अब जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये हम लोग समझते हैं कि अस्त्र जो है, अस्त्र शस्त्र जो है, अस्त्र शस्त्र के साक्ष्य सिंधु घाटी इतिहासकार मानते हैं कि अस्त्र शस्त्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि कोई राजतंत्र व्यवस्था नहीं थी, राजा वाला शाह नहीं, व्यापारिक केंद्रित व्यवस्था सभ्यता थी। तो युद्ध वगैरह के प्रमाण नहीं मिले हैं।
लेकिन ये बनावली ऐसा है, बनावली ऐसा साइट है जहाँ पे बांध का ये अगला हिस्सा मिला है, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर जो है ये SR राव द्वारा खोजा गया 1951 में। ये हिसार हरियाणा में है, रंगपुर में, और घग्गर नदी जो सहायक नदी है सरस्वती की, उसी के किनारे है। यहाँ से दो महत्वपूर्ण वस्तुएं मिले हैं, धान की भूसी, ये कहाँ मिला था, लोथल में भी मिला था, और कच्ची ईंट का बना दुर्ग भी यहाँ से मिला है, कच्ची ईंट का बना दुर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये RS बिष्ट द्वारा ये खोजा गया था 1967 में। ये जो है वर्तमान स्थल इसका क्या है, खदेर बेट या कच्छ जिला गुजरात। अब यहाँ से दो चीजें पूछ सकती है, या तो ये खदेर बेट पूछ देगा या जिला पूछ देगा, तो कच्छ हो जाएगा। धौलावीरा जो है मानहार, ये मौसमी नदी थी मानहार, ठीक है, लूनी नदी से जोड़ा भी जाता है इसको। ये मौसमी नदी थी, सीजनल नदी था, वो इसी के किनारे ये धौलावीरा है और गुजरात में है, महत्वपूर्ण साइट है ये। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या मिला है वस्तु में। तो जल निकास प्रणाली का सबसे उत्तम प्रबंध यहाँ से मिला है, धौलावीरा से। ठीक है, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, विशाल जलाशय मिला है और साइन बोर्ड। यानी धौलावीरा से जो है ना, धौलावीरा की जो जल निकास प्रणाली थी दोस्तों, जल जल प्रणाली जितनी भी थी, चाहे जल निकास प्रणाली हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ये काफी उन्नत था धौलावीरा का। और सबसे खराब कहाँ का था, कालीबंगन का, हमने पीछे पढ़ा है। तो धौलावीरा से आप ये जरूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है सूरकोटदा। सूरकोटदा है नेक्स्ट, क्या है, सूरकोटदा। SR राव ने इसकी खोज 1964 में की, कच्छ जिला गुजरात में है, लखपत नदी के किनारे है। और यहाँ से दो चीजें आपको याद रखनी है, घोड़े की अस्थियां मिली है और कब्रिस्तान में कलश सावधान मिला है। ठीक है, दो चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों को देखा, अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना को देखेंगे। तो सबसे जो प्रभावशाली विशेषता थी वो नगर योजना और जल निकासी प्रणाली थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता थी वो यही दोनों थी। नगर का जो विभाजन था वो दो भाग में था, पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग। ठीक है, अब पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये है दुर्ग पश्चिमी भाग, और पूर्वी भाग जो है निचला नगर है। अब कहा जाता है कि यहाँ पे शासक लोग रहते थे, ठीक है, जो भी शासक थे, व्यापारी वर्ग, और यहाँ पे आम लोग रहते थे। ठीक है, आम लोग रहते थे, दो भागों में था। अब इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है इसका, इसको आप लोग, इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसके अपवाद को देख लीजिए। तो अपवाद क्या था, लोथल था, लोथल था, धौलावीरा था। तो लोथल में क्या था, तो लोथल जो है वो एक ही दीवार से घिरा था, यहाँ पे किसी प्रकार का विभाजन जो है नहीं था, यहाँ पे विभाजन नहीं था। ठीक है, लोथल में विभाजन नहीं था, यहाँ एक ही दीवार से घिरा हुआ था, एक ही दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है, तो लोथल का लिख लीजिएगा कि यहाँ पे विभाजन नहीं था और एक ही दीवार से घिरा था। जहां सारी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में बटे हुए थे, वहीं लोथल का विभाजन ही नहीं था और ये एक ही दीवार से घिरा हुआ था। अब नेक्स्ट अपवाद को देखते हैं। नेक्स्ट अपवाद क्या है, धौलावीरा। धौलावीरा में कैसी व्यवस्था थी, तो धौलावीरा में व्यवस्था थी कि यह शहर जो है तीन भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा जो था, धौलावीरा ये तीन भाग में विभाजित था, तीन भाग में विभाजित था। ठीक है, एक था दुर्ग, एक था मध्य शहर और एक था निचला शहर, तीन भागों में विभाजित था ये। ठीक है, अब एक नेक्स्ट अपवाद जो है वो क्या है, वो है चनहुद्रो। चनहुद्रो में कैसी व्यवस्था थी, चनहुद्रो, हमने चनहुद्रो के बारे में पढ़ा था, शिल्प का प्रमुख केंद्र था ये चनहुद्रो। चनहुद्रो में जो है किसी प्रकार के दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है, यहाँ से दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। ये तीन चीज अपवाद में है, ये तीन अपवाद में है, इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं।
नगर जो है वो ग्रिड प्रणाली पर व्यवस्थित थी, ग्रिड प्रणाली पर व्यवस्थित थी। ग्रिड प्रणाली क्या था? तो ग्रिड प्रणाली दोस्तों होता है जब एकदम सिमेट्रिक रूप से जो है चीजें व्यवस्थित रहती है, यानी कि एकदम ये ऐसे घर है, ये मान लीजिए ये एक प्लॉट है, ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ पे एकदम ऐसे लाइन से रहेगा, ऐसे एकदम लाइन से रहेगा, इसको हम लोग ग्रिड प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नालियां जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, नालियां क्या थी? एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब इसी में जो ये सड़क है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है फिगर भी। सड़कें कैसे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसको देखिए। तो मान लीजिए कि एक सड़क था जो ऐसे इधर से इधर जोड़ता था, तो दूसरा सड़क जो था वो ऐसे इधर से इधर जोड़ता था, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसी सड़कें थी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। कमेंट में अपने राय फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रत्येक भवन में क्या था? प्रत्येक भवन में जो है वो आंगन था। प्रत्येक भवन में आंगन, रसोई घर और स्नानागार था। और 2 मंजिल मकान के भी आपको साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ये इसकी एक खास विशेषता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम लोग चलते हैं इसके पतन के कारण। तो देखो, इसके पतन को लेकर ना इतिहासकारों में बहुत ही विवाद रहा है। ये एक बहुत ही विवादित विषय रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इसका पतन हुआ। लंबे समय तक सूखा पड़ने से नदियों का जो जल स्तर था वो घटा और कृषि प्रभावित हुई और जल की कमी हो गई। स्वतः जो है इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नदियों ने मार्ग परिवर्तन कर लिया, जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी, उसके मार्ग बदलने से जो है जल स्तर घट गया और बस्तियां जो है प्रभावित हुई। तीसरा था भूकंपीय गतिविधि। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो टेक्टोनिक हलचल हुआ भूकंप के कारण, नगर जो है उसको काफी क्षति पहुंची। कुछ वनों की कटाई को भी मानते हैं इसका कारण। कुछ मृदा की उर्वरता को भी मानते हैं। व्यापार में गिरावट को भी कुछ लोग मानते हैं। और एक आर्य थ्योरी आपने सुना होगा, आर्य आक्रमण के बारे में। तो ये भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आक्रमण या बाहरी तत्व या आर्य आक्रमण से इसका जो है ये हुआ। हालांकि दोस्तों ये थ्योरी जो है ना अब मान्य नहीं है, क्योंकि इतिहासकारों ने प्रमाणित कर दिया कि ऐसा आर्य आक्रमण का कोई भी प्रमाण बहुत मजबूती से इसको नहीं रखा जा सकता है। तो इस थ्योरी को अब नकार दिया गया है, ठीक है। और कुछ आंतरिक कारण भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्रशासनिक अव्यवस्था, सामाजिक विघटन, इन सब कारणों से भी जो है हड़प्पा सभ्यता का ये हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। यह लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद अंतिम चरण में पहुंची थी। हमने पढ़ा था पिछले पार्ट 1 में कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? तो वो है 2350 से 1750, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इससे पहले के हड़प्पा सब काल को प्राक हड़प्पा कहा गया, और इसके बाद के को उत्तरवर्ती कहा गया, ठीक है। यानी इसमें पतन होना शुरू हो गया। ये जो है परिपक्व हड़प्पा का समय था, ये इसके परिपक्व हड़प्पा का समय था, ठीक है। अब अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? तो अंतिम निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं, बल्कि अनेक प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारणों के संयुक्त प्रभाव से हुआ। तो अब इससे रिलेटेड कथन कारण का क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इस वीडियो को देखा। आप लोग काफी सपोर्ट, काफी प्यार दिखा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि हो गई होगी। इस वीडियो में हमने जाना महत्वपूर्ण नगरों को देखा, नगर योजना को देखा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को देखा। लगातार मेहनत करने से आपकी सफलता निश्चित होगी, ऐसा हमारा मानना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं या आगे देखने वाले हैं, तो एक चीज बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू, अच्छे एक लेवल के क्वेश्चन, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन, वनडे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, मिल जाएगा। आप लोग अगर पढ़ लिए हैं इस टॉपिक को अच्छे से, नोट्स बना लिया है, रिवाइज कर लिया है,
तो आप लोग जाके उसको जरूर बनाइए, काफी लाभदायक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।